नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट वीक से होते हैं। खेल से दोस्तों इस बार 6 क्वेश्चन है, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 5 क्वेश्चन है, स्थान से भी 5 क्वेश्चन है, पुरस्कार से भी 5 क्वेश्चन है, डिफेंस की बात करें तो डिफेंस से 4 हैं, योजना से 3 हैं और लास्ट में विविध से 7 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे खेल के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन इस बार? 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला सवाल देखते हैं आज के खेल का। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, सौराष्ट्र, कर्नाटक, विदर्भ या फिर महाराष्ट्र। तो किसने जीता है? राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? बताइए। ऑप्शन सी राइट होगा, विदर्भ ने। विदर्भ ने किसको हराया है? सौराष्ट्र को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया है और ये आयोजन कहाँ हुआ था इसका? बेंगलोर के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ग्राउंड है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। बात करें हम सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र 2 बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत चुकी है। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत जब हुई थी 2008 में, तब पहली जो चैंपियन थी वो कौन थी? सौराष्ट्र टीम थी। ठीक है, तो 2 बार की चैंपियन है सौराष्ट्र। उसको हरा करके जो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का नई दिल्ली, अहमदाबाद, पटना या फिर भोपाल में। तो कहाँ किया गया है बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए राइट होगा, नई दिल्ली में। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन की बात करें तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और इसके जो आयोजक थे वो कौन थे? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 13 से 18 जनवरी तक ये टूर्नामेंट खेला गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित किया गया खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर बिहार। जो खेलो इंडिया गेम्स थे, बीच गेम्स, उसका आयोजन किया गया था और इसमें जो विजेता रहे, फर्स्ट रैंक आए, किसकी रही है? कर्नाटक की। कर्नाटक जो राज्य है वो फर्स्ट रैंक पर रहा है। आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है गोगाला बीच दीव में, दमन और दीव में किया गया था। और बात करें हम इसके संस्करण की तो दूसरा संस्करण था। कर्नाटक ने कुल 11 पदक जीते हैं इसमें, जिसमें 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 6 ब्रोंज मेडल है जीत कर। और इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण में। किसने? कर्नाटक राज्य ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं बताइए। ऑप्शन डी राइट होगा आपका इसमें, आर्यन वासरने। आर्यन वासरने जो हैं वो भारत के 92वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, दिल्ली के युवा शतरंज खिलाड़ी हैं, ये दिल्ली के हैं और इन्होंने आर्मेनिया में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रैंड मास्टर की खिताब अपने नाम किया है। ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि होती है दोस्तों, वो फिडे जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ उसके द्वारा दी जाती है और ये शतरंज की सर्वश्रेष्ठ उपाधि होती है। ठीक है, तो भारत का 92वें नंबर का जो ग्रैंड मास्टर बना है वो आर्यन वासरने बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल जी ने टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर शतरंज। तो साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपका इसमें क्या राइट होगा? बी, बैडमिंटन। बैडमिंटन स्टार है भारत की और इन्होंने 2012 में जो ओलंपिक हुए उसमें कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी थी। तो ये अभी संन्यास ले लिया है और साइना नेहवाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने अभी बैडमिंटन खेलने से संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किसे किया गया है? पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए मिताली राज, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर युवराज सिंह जी को। तो किसे किया गया है बताइए? ऑप्शन बी, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन पुणे में किया जाएगा 19 से 23 जनवरी तक। 19 से 23 जनवरी तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, साइकिलिंग का ये एक जो रेसिंग होगा, साइकिलिंग रेस है ये, उसके लिए साइकिलिंग रेस के लिए ये टूर्नामेंट चल रहा है पुणे में, 19 से 23 जनवरी तक चलेगा। उसके लिए जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब बात करेंगे हम प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल देखते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन इस बार। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, अभिषेक अस्थाना, शत्रुजीत सिंह कपूर, मोहन यादव जी या फिर विजय रावत जी। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका राइट कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी राइट होगा, शत्रुजीत सिंह जी को। शत्रुजीत सिंह जी को ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों शत्रुजीत सिंह कपूर जी की, तो ये 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं। और ये जो प्रवीण कुमार जी हैं, प्रवीण कुमार जी के स्थान पर अब इनको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें ITBP की स्थापना की, तो 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अभी शत्रुजीत सिंह कपूर जी जो हैं वो ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार, राकेश अग्रवाल, सोमेश कपूर या फिर अनिल सक्सेना जी। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? ऑप्शन क्या राइट होगा आपका इसमें? ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार जी। तो प्रवीण कुमार जी को अब BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल कैडर के 1993 बैच के ही IPS अधिकारी हैं। और इससे पहले 30 सितंबर को IPS अधिकारी प्रवीण कुमार ने जो है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया था। अब इनको ट्रांसफर करके अब BSF का इनको महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो BSF के नए जो महानिदेशक नियुक्त किए गए वो कौन किए हैं? प्रवीण कुमार जी को। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अनुभव सिन्हा जी, मनोज कुमार गुप्ता जी, सुजोय पाल जी या फिर मुकेश चौहान जी। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का नया जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है कोलकाता न्यायालय का, वो कौन है बताइए? ऑप्शन आपका इसमें सी राइट होगा, सुजोय पाल। जस्टिस सुजोय पाल जी को कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बंगाल के जो राज्यपाल हैं जो CV आनंद जी बोस जी, उनके द्वारा इनको ये अपने पद की शपथ दिलवाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुनीता रॉय, करमवीर सिंह, DB वेंकटेशन वर्मा और वैभव अरोड़ा जी। तो भारत का जो है किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, DB वेंकटेशन वर्मा जी। DB वेंकटेशन वर्मा जी की बात करें दोस्तों, 1988 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी हैं। और ये ऐसा पहली बार है जब 1978 में स्थापित इस बोर्ड की अध्यक्षता किसी भारतीय ने संभाल ली है, जो भारत की वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा में बढ़ती साख को दर्शाता है। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और ऐसा पहली बार हुआ है जब इस पद पर कोई भारतीय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC सेंट्रल विजिलेंस काउंसिल केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा जी, प्रवीण वशिष्ठ जी, सुबोध कुमार जी या फिर राकेश अस्थाना जी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त का जो पद पर जो नियुक्ति दी गई है वो किसे दी गई है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, प्रवीण वशिष्ठ जी को। प्रवीण वशिष्ठ जी को सतर्कता आयुक्त के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग में नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के हैं, 1991 बैच के ये IPS अधिकारी हैं और प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बिहार राज्य में पहले SP, DIG, IG के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं और 2016 से इन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव, अपर संयुक्त सचिव और विशेष सचिव यानी कि आंतरिक सुरक्षा मामलों में भी ये जो पद हैं उनके ऊपर कार्य कर चुके हैं। अब इनको जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका सतर्कता आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। 5 क्वेश्चन है स्थान से। पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में की पान्योर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? की पान्योर ये जिला है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिमी बंगाल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश का ये जिला है जो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये और यह जैव विविधता के संरक्षण और स्थानीय समुदायों के कल्याण को एकीकृत करता है जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। यह कृषि वैज्ञानिक जो थे MS स्वामीनाथन जी, जिनको अभी 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, द्वारा प्रस्तावित बायो हैप्पीनेस की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, तो ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में। नाम की बात की जाए तो की पान्योर। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरालम को आधिकारिक तौर पर अपना पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? अरालम उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में है ये? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, केरल राज्य में। ठीक है, तितली अभयारण्य है ये अरालम के नाम से और इनको जो है पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। स्थान की बात की जाए तो कन्नूर जिला केरल में पड़ता है और यह भारत का पहला समर्पित तितली अभयारण्य है जहां 266 से भी अधिक प्रजाति की तितलियां पाई जाती है। ठीक है, कौन सा है? अरालम, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो किस राज्य में है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट? बताइए। ऑप्शन डी राइट होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, इसकी घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसकी घोषणा की है और अब इसको जो है लोक नेता DB पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम परिवर्तन करके लोक नेता DB पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम, राजगीर, भोपाल या फिर नई दिल्ली में? भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? कैपिटल ऑफ इंडिया नई दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसकी जो स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और मुख्य अतिथि कौन थी? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ पर मुख्य गेस्ट के रूप में उपस्थित हुई थी। और आयोजक की बात की जाए तो
काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च दिल्ली और दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर इसका आयोजन किया गया है। और ये पहला, भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 78वां भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया गया है? पुणे, भोपाल, जयपुर या फिर लखनऊ में? तो कहाँ मनाया गया है ये बताइए। ऑप्शन सी राइट होगा, जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है ये जयपुर। ठीक है, यहां पर 78वें नंबर का जो भारतीय सेना दिवस है वो मनाया गया था। स्थान की बात की जाए तो महल रोड पड़ता है जगतपुरा जयपुर में, वहां पर ये इसका आयोजन किया गया था। और जो थीम थी वो भारतीय सेना, शौर्य और बलिदान। सॉरी, प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से शुरुआत हुई थी? 15 जनवरी 1949 की शुरुआत हुई थी और हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार की जो परेड थी वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन, इस बार 5 क्वेश्चन लिए हैं पुरस्कार से, देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा इसमें बताइए। ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका बी, जुबेर जलासी। जुबेर जलासी जो है उनको दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टुनेशिया के हैं ये फिल्म निर्माता जुबेर जलासी। उन्होंने अपनी फिल्म कौन सी है? लिल्ली। लिल्ली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है। इनको जो पुरस्कार दिया है वो दुबई के अरब फॉलोअर समिट के दौरान शेख लफीफा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनके द्वारा ये पुरस्कार के रूप में $1 करोड़ की राशि दी गई है। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला एआई फिल्म पुरस्कार है, सबसे बड़ा, जिस किसे मिला है? जुबेर जलासी। कहाँ से हैं ये? टुनेशिया से हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? अवनी चौधरी, निधि जैन, प्राची यादव या फिर स्वाति शांता कुमार? भारतीय है यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2026 किसे दिया है? ऑप्शन डी, स्वाति शांता कुमार जी। स्वाति शांता कुमार जी की बात करें तो ये मेजर है भारतीय सेना में, भारतीय सेना ईएमई कोर में ये मेजर है और इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है ये इनको, जो संयुक्त राष्ट्र सचिव महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये भारत की इंडियन आर्मी में ईएमई कोर में ये मेजर हैं स्वाति शांता कुमार जी, इनको ये पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? दक्षिणी सूडान में लैंगिक समानता और समावेशी शांति स्थापना के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं जो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो पवन कल्याण जी जो हैं वो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं ये? आंध्र प्रदेश के। अभी चर्चा में थे, उप मुख्यमंत्री हैं ये आंध्र प्रदेश के। और इन्होंने ये जो दुर्लभ जो समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाया है, ये ऐसा पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी, जो कि साउथ के अभिनेता भी हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जापानी समुराई तलवारबाजी के परंपरा केनजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। केनजुत्सु की बात की जाए तो तलवारबाजी की एक क्लासिकल जापानी मार्शल आर्ट है जो समुराई युद्ध तकनीकों और फिलोसफी से गहराई से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन है? पवन कल्याण जी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पर्यावरण उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार 2026 किसने जीता है?
पर्यावरण उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार। तो किसने जीता है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा सी, टोबी कियर्स ने। टोबी कियर्स को यह पुरस्कार भूमिगत फंगल नेटवर्क और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये जो टॉयलर पुरस्कार है ये दिया गया है। यह पुरस्कार 1973 में स्थापित किया गया था और यह वेस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो टॉयलर पुरस्कार है उसको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और 2026 का जो टॉयलर पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? टोबी कियर्स ने जीता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब से हुई थी? 1973 से हुई थी और यह पुरस्कार वेस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडोप्शन अवार्ड जीता है? एक्सिस बैंक, कर्नाटक बैंक, मध्य ग्रामीण बैंक। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक को ये जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडोप्शन जो का अवार्ड जीता है। कर्नाटक बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में बेस्ट फिनटेक और डीपीआई एडोप्शन कैटेगरी में कई अन्य सम्मानों के साथ में विजेता बनकर ये उभरा है। ठीक है, तो कर्नाटक बैंक है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस की। इस बार डिफेंस से कितने क्वेश्चन हैं? 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर बिहार में? तो भारतीय सेना द्वारा साझा शक्ति अभ्यास है वो किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, स्थान की बात की जाए तो दिघी हिल्स रेंज जो है महाराष्ट्र में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और यह साझा शक्ति जो अभ्यास है ये दक्षिणी कमान के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र की देखरेख में आयोजित किया गया था। यानी कि संयुक्त रूप से ये महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की जो एरिया पड़ता है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य की बात की जाए तो सैन्य नागरिक तालमेल को बेहतर बनाना है, तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुदृढ़ करना है, आंतरिक सुरक्षा और आपदा जैसी आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार के उद्देश्य के साथ में भारतीय सेना द्वारा जो ये दिघी हिल्स रेंज है महाराष्ट्र में वहां पर साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश की अध्यक्षता में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है? थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया फिर मलेशिया? तो भारत तो इसका अध्यक्ष था ही, साथ में जो सह अध्यक्षता कर रहा था वो कौन सा देश था जो कि आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के साथ में विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक का आयोजन कर रहा था? तो कौन सा देश है ये? ऑप्शन डी आपका राइट होगा, मलेशिया है। स्थान की बात की जाए तो नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य की बात की जाए तो वही उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग बढ़ाना है, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है और 3 वर्षीय कार्य योजना की समीक्षा करना है। ठीक है, प्रतिभागी की बात की जाए तो आसियान के जो सदस्य देश है, 7 संवाद भागीदार जो देश है, जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, रूस, चीन, दक्षिणी कोरिया और न्यूजीलैंड इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। हाल ही में तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र में? तो कहां पर किया गया है बताइए? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के रेंज अहिल्यानगर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो के रेंज अहिल्यानगर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसमें टॉप अटैक क्षमता है जो चलते हुए लक्ष्यों जैसे कि टैंक जो है उनको भेज सकती है और लॉन्च के बाद में इसे लगातार गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि एक बार टारगेट फिक्स करने के बाद में ये अपना टारगेट खुद अगर चेंज होता है तो अपने आप चेंज कर लेती है। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी का है ये मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों के हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर उत्तराखंड में? तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने किस राज्य में ये जो हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? ये है डी, उत्तराखंड में। ITBP द्वारा ये शुरू किया गया है। बात करें उत्तराखंड की दोस्तों, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले में 108 सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। इस पहल के लिए ITBP और उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। और ये क्या उद्देश्य के साथ में इसका आयोजन किया जा रहा है? इस ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है और वाइब्रेंट विपेज प्रोग्राम के साथ तालमेल को बिठाना है, ठीक है। तो ITBP द्वारा ये उत्तराखंड के 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले, इनके 108 जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर ये हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे योजना से संबंधित क्वेश्चंस की। इस बार 3 क्वेश्चन हैं योजना से। तो पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पड़े योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिमी बंगाल? तो महिलाओं और बालिकाओं की जो सुरक्षा है उसके लिए ये योजना शुरू की गई है, अक्का बड़े योजना। ये किस राज्य ने शुरू की है? कर्नाटक राज्य ने, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, उनके नेतृत्व में ये जो है अक्का बड़े योजना ये शुरू की गई है, जो महिलाओं और नाबालिग जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, SBI या फिर LIC? केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष योजना शुरू किया है, वो किसने किया है? वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। वित्त सेवा विभाग ने CGHS जो ये कार्डधारी होते हैं इनके लिए परिपूर्ण मेडिकल क्लेम आयुष बीमा की शुरुआत की गई है, ठीक है। इस बीमा पॉलिसी को कैशलेस सुविधा, आधुनिक इलाज और अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क की सुविधा देती है। इससे अधिकतम 6 सदस्य शामिल हो सकते हैं और इसका अलग अलग वो होता है, 10 लाख तक का भी करवा सकते हैं, 20 लाख तक का भी बीमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना जो है इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन अंडमान सागर में किसने किया है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी जी, जितेंद्र सिंह जी या फिर राजीव रंजन सिंह जी। तो किसने किया है? ये भारत की पहली है, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अंडमान सागर के कहाँ पर? नॉर्थ बे श्री विजयपुरम के पास में, ठीक है। और इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय NIOT और अंडमान निकोबार प्रशासन ने मिलकर शुरू किया है, ठीक है। तो ये भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है आज का अपने विविध से संबंधित क्वेश्चंस के। विविध से कितने हैं? 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। हाल ही में स्कॉर्प नामक भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर कहां लॉन्च किया गया है? स्कॉर्प नाम है इसका, भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर। IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे या फिर IIT कानपुर? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका इसमें डी राइट होगा, IIT कानपुर द्वारा ये भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर देख सकते हैं आप, ये लॉन्च किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। इसका नाम क्या रखा है? स्कॉर्प है, ठीक है, स्कॉर्प। निर्माणकर्ता की बात की जाए तो एक्सटीरा रोबोटिक नामक डीप टेक स्टार्टअप द्वारा इसके निर्माण किया गया है और यह स्टार्टअप IIT कानपुर में इनक्यूबेट हुआ है, ठीक है, वहाँ पर इसको बनाया गया है। लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर ऐसे रोबोट हैं जो पैरों की मदद से कठिन या असमान सतहों पर चल सकते हैं और उनके साथ एक रोबोटिक भुजा भी है, ये देख सकते हैं ऊपर ये भुजा भी है जिससे वे भौतिक कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। तो IIT कानपुर द्वारा इसको विकसित किया गया है।
हाल ही में सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के लिए क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, टोक्यो, दुबई या फिर लंदन में? तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी इंटरसेक्ट, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में। ठीक है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वहाँ पर इसका जो है प्रदर्शन किया गया था। आयोजन का उद्देश्य की बात की जाए तो यह सुरक्षा, संरक्षा और अग्नि सुरक्षा उद्योगों के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है जो नवीनतम प्रौद्योगिकियों, समाधानों और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो दुनिया की ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी इंटरसेक्ट, जो कि सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की गई है? ये बैंक है एचडीएफसी बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक या फिर मध्य ग्रामीण बैंक। तो देश की पहली है ये सोलर पावर्ड एटीएम। ठीक है, सोलर से चलने वाला। तो सी है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा, ये सोलर से चलागा। इसमें लाइट वाइट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सोलर से चलेगी। तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च किया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को बिना बिजली ग्रिड पर निर्भर हुए पहुंचाना है और पर्यावरण के अनुकूल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो त्रिपुरा में जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है उसके द्वारा देश का पहला सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सियोल, अबू धाबी, नगोया या फिर मुंबई में? अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक थी ये, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अबू धाबी में। स्थान की बात की जाए तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। क्या थीम था इस बार? मानवता को सशक्त बनाना, साझा समृद्धि के लिए नवीनीकरण ऊर्जा इस बार की थीम थी। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। मुख्य विषय की बात करें तो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा के बड़े पैमाने और तीव्र तैनाती की आवश्यकता। ठीक है, भारत की क्या भूमिका थी इसमें? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की नवीनीकरण ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को दोहराया और पीएम कुसुम योजना जैसे प्रयासों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री हैं जो प्रहलाद जोशी, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने इस मीटिंग में, इस बैठक में पीएम कुसुम जो योजना है उसका मुद्दा उठाया था और उसके जो कार्य थे, उसका जो तरीका था, भारत में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसका उनके द्वारा उल्लेख किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 77वां, 80वां, 83वां या फिर 85वां? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 80वां साहब। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 80वीं जगह पर रखा गया भारत को, और भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को 35 जगहों पर वीजा फ्री, यानी कि बिना वीजा के, बिना अराइवल ई वीजा के एक्सेस मिलता है। जो बात करें पिछली बार जो था वो 85वीं रैंक थी भारत की, इस बार जो मिली है वो 80वीं रैंक मिली है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 11वें, 15वें, 16वें या फिर 21वें? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में तो भारत को कौन सा रैंक मिला है? 16वां रैंक मिला है। ठीक है, शीर्ष देश की बात की जाए तो सिंगापुर फर्स्ट पे रहा है और यह इंडेक्स देशों की आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक शक्ति के जिम्मेदार उपयोग का मूल्यांकन करता है और भारत ने अमेरिका व चीन से बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो क्या वो इसका जो टारगेट होता है वो आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक शक्ति, ये इसके विषय होते हैं। इसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है और जिसको रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें भारत ने अमेरिका और चाइना से भी बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत की कौन सी रैंक रही है? 16वें नंबर की रैंक रही है। हाल ही में भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है? बांग्लादेश, यूक्रेन, ग्रीनलैंड या फिर ईरान? तो कौन से देश में है? ऑप्शन ईरान। तो ईरान और अभी अमेरिका के बीच काफ़ी तनातनी का माहौल है। इस वजह से भारत सरकार ने जो वहाँ पर भारत के जो नागरिक रहते हैं
या पढ़ाई के लिए जाते हैं, किसी बिजनेस के लिए गए हुए हैं, उनको निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वदेश ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा है? स्वदेश ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।